गुड इवनिंग। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मई का पहला संडे होता है ना, उसको हमेशा नीट का पेपर होता है, पता है आपको। अब वो डेट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स है मई के पहले संडे को। और अपन ने वो C2 वाला पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन था एज इट इज, उसमें मैचिंग करवा रहा था कि उसमें साफ लिखा हुआ था कि C2 में दोनों बंद कौन से हैं। तो अपना आंसर याद है ना अपन को, बस एक्सेप्शन है, याद रखना है क्यों होता है, कैसे होता है, इसका आंसर मैं टाइम आने पे आपको दे दूंगा। चलें आगे बातचीत करें। देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो पहले, आप मुझे याद रखना है इन चीजों को। क्या आवाज बढ़ाऊं? अब ठीक है, अब ठीक है, सारी बढ़ा दूं क्या? अब भी नहीं है ठीक? अब आ रही है? देखो सुनो, स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर? लगा दो, गेट को लगा दो, ठीक है। पहले मुझे बताओ, सबसे पहली बात आराम से, फ्लोरीन की बात करूं मैं। फ्लोरीन का मतलब क्या हो गया आपका? एक हेलोजन हो गया। बताना फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। बहुत बढ़िया। मुझे बताना फ्लोरीन कितने बंध बनाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बन की बात करें, कार्बन के पास कितने लोन पेयर हैं? 0, कोई भी नहीं है। अच्छा, कितने बंध बनाता है कार्बन? क्या कार्बन 2 बंध बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। एक तो कार्बीन के अंदर बना रहा था और एक आपको अपवाद लिखवाया था, कौन सा? C2। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में नीट में आया था। अब जो कल परसों हुआ है, मतलब कल ही हुआ है, उस वाले के अंदर आया है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है। अब सीधा सीधा उतर के किस में आएगा? सेकेंड ग्रेड में। ध्यान रखना, ठीक है। जरा मुझे बताना ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? बहुत बढ़िया, याद रखना। अच्छा, ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? इतना क्या सोचना, H2O बनता है, याद रखा करो। देखो ऐसे H2O बनता है, H2O में ऑक्सीजन ने कितने बंध बना रखे हैं? 2। चलो बढ़िया है। नाइट्रोजन के बारे में बताना, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? 1। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? ये वाली बात याद रहेंगी आपको आसानी से। जब कोई भी अक्ष नहीं देता तो मुख्य अक्ष किसको मान रहे थे आप? जेड अक्ष को, ठीक है ना। जब एक एक पाली आपस में अतिव्यापन करती है तो इस अतिव्यापन को अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। और अक्षीय अतिव्यापन से दोनों सही है, कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। अच्छा ठीक है, जब दो पाली आपस में अतिव्यापन करती है तो कौन सा बंध बनता है? अच्छा, हमेशा पहले सबसे नंबर 1 पहला बंध कौन सा बनेगा? सिग्मा के बाद सिग्मा बंध की संख्या अधिकतम और पाई बंध की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, चलो कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, कार्बन का वर्गीकरण। कार्बन का वर्गीकरण, कार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। देखो बोर्ड पर देखना एक बार, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप उसको सुनना। कार्बन का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन, सुन रहे हो मेरी बात को? कार्बन का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। देखना, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से। देखो स्ट्रक्चर देखे ना इसकी, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 करनी है, तो 3 तो क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। एक क्या जुड़ा हुआ है इससे? कार्बन। और कार्बन से 3 क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। क्लियर है? यहां पर एकल बंध है, एकल बंध का मतलब ये कौन सा बंध है? सिग्मा बंध। क्लियर है यहां तक की बात? एकल बंध के परित कौन सा घूर्णन होता है? मुक्त घूर्णन। कौन सा होता है? फ्री रोटेशन। और मुक्त घूर्णन के कारण समरूपणीय समावयवता प्राप्त होती है। पाई बंध के कारण घूर्णन बताओ, घूर्णन। पाई बंध के कारण प्रतिबंधित घूर्णन होता है, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है, जिसके कारण ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित होती है। याद रहेगा? अब देखना, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये वाला कार्बन कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन? और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? ये कौन सा कार्बन? और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। आई बात समझ में? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को क्या कहेंगे अपन? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखना, अब इसकी डिग्री बताना।
ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन सा हो गया आपका ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे 2 डिग्री हो गया। ये वाला बहुत बढ़िया। ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन सी डिग्री हो गया 3 डिग्री। कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री बताया आपने 2 डिग्री। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन याद हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन बहुत बढ़िया क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। ये वाला और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन। ये वाला 4 डिग्री बहुत बढ़िया। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकती है क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं हो सकती। 1 डिग्री कार्बन हो सकता है 2 डिग्री कार्बन हो सकता है 3 डिग्री कार्बन हो सकता है 4 डिग्री कार्बन हो सकता है लेकिन कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि जो 4 डिग्री कार्बन है वो ऑलरेडी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 4 से। किससे जोड़ोगे ये वाला बताना ये वाला और ये वाला। चलो एक बात और पूछता हूं एक ये कार्बन है और इस पर कितनी हाइड्रोजन लगी हुई हैं 4। क्लियर है। क्या इसका वर्गीकरण कर सकते हैं क्या इस समय ये कार्बन किसी अन्य भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है तो अपनी सुविधा के लिए कई बार इसको 0 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं और 0 डिग्री से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को सुपर प्राइमरी कौन सी बोल देते हैं सुपर प्राइमरी। याद रहेगी मतलब सुपर प्राइमरी समझ जाओ आप सुपर प्राइमरी होता है। लिखो चलो कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण दोबारा से लिखना है कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है लिखो सबसे पहली हेडिंग डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन ये वाला डायग्राम बना लो। ये वाला बना लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो फिर जिन्होंने बना लिया वो कौन सी लिखोगे आप इस बार 2 डिग्री कार्बन। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ये वाला बनाओ। 2 डिग्री कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा 2 कार्बन परमाणुओं से। जिन्होंने 2 डिग्री कर लिया वो अगला कर लो फिर 3 डिग्री कार्बन। ये वाला 3 डिग्री वाला बना लेना। 3 डिग्री कार्बन के बाद हेडिंग लिख लेना 4 डिग्री कार्बन।
ये वाला 4 डिग्री में, ये वाला करें आगे बातचीत क्या? लिख लिया आपने यहाँ तक 4 डिग्री तक? चलो नेक्स्ट लिखो, स्टेटमेंट लिखते हैं, लिख लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है भैया 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। सेम स्टेटमेंट द्वारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बार? 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाएगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। फिर लिखना कभी भी, नेक्स्ट पॉइंट करके, कभी भी, आगे वाले लिख लेते हैं तब बोलता हूं मैं, तो रुक जाऊंगा मैं तो, और बता देना जब चलना हो तो। बढ़िया है, इसमें ऐसे लिख लिया करो, 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री कार्बन से क्रॉस। देखो एकेडमिक्स की पढ़ाई अलग तरीके से होती है, कंपटीशन की पढ़ाई अलग तरीके से होती है, आप अच्छी तरह से जानते हो। एकेडमिक्स में आप खूब बढ़िया तरीके से रट्टे मार मार के लिख लिख के आए हो, लेकिन कंपटीशन में आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? और थ्योरी कम से कम याद करनी है। अगर आप थ्योरी के चक्कर में ज़्यादा फंसोगे तो क्वेश्चन रह जाएंगे। कोई आपसे ऐसे थोड़ी कहेगा कि OMR शीट के पीछे थ्योरी लिख कर आओ पूरी, आपको केवल और केवल क्या सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन। और कितना बढ़िया पेपर है, 4 ऑप्शन तो सामने होते ही हैं अपने, आंसर तो अपनी आंखों के सामने ही है। अपन को क्या करना है? ढूंढना ही तो है। उससे भी अच्छी बात क्या है? आंसर नहीं निकल रहा तो क्या हुआ? अपन कमियां तो निकाल सकते हैं, दूसरी कमियां निकालने में हम परफेक्ट हैं, तो 3 गलतियां तो निकाल ही सकते हैं। जो 3 गलत के अलावा जो सही है वही तो आपका आंसर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है पेपर के अंदर। ठीक है, चलो। और वैसे भी कोई खास कट ऑफ नहीं जाती सेकंड ग्रेड की। तो करें आगे बातचीत। क्या लिखा है आपने? लास्ट पॉइंट बोल दूं क्या? ये बोल दूं क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं होता है। लिख लिया सबने? 4 डिग्री। क्या कह रहे हो? आवाज कम है, आवाज बढ़ा देते हैं। अब सही है क्या? अच्छा, मैं अब अपनी आवाज बढ़ा देता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। फिर स्टेटमेंट दोबारा बोलूं क्या? कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। याद रखोगे इस बात को आसानी से? ठीक है, चलो एक हेडिंग लिखो छोटी सी। हेडिंग है आपकी जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी, जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थियरी। जिस वैज्ञानिक ने दी उसका नाम था बर्जीलियस।
बर्जीलियस, ब्रैकेट में लिख लेना बर्जीलियस। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं के, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं के शरीर में होता है, जीव जंतुओं के शरीर में होता है। ठीक है, जब ये सिद्धांत आया था तब ऐसे कहा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनका निर्माण कहाँ नहीं किया जा सकता, प्रयोगशाला में। वो सारे के सारे किसके शरीर में बनते हैं, जीव जंतुओं के शरीर में। एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए अपन को ये सब याद करनी पड़ेंगी। क्लियर है। पहली बार एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम क्या था, वोलर। क्या नाम था साइंटिस्ट का, वोलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रयोगशाला के अंदर अमोनियम साइनेट को, इसको अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और अमोनियम साइनेट को गर्म करके किसका निर्माण किया, यूरिया का। और यूरिया एक कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो कई बार पूछा जाता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था, तो वो कौन सा है आपका, यूरिया। किसको गर्म करके किया गया, अमोनियम साइनेट को। लिखेंगे अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट, सर्वप्रथम वोलर नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम वोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में, सर्वप्रथम वोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक, गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। लिख लिया, ये नोट कर लो पूरा का पूरा। इस डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, हीट, ताप। लिखना मत, देखो सुनो, वोलर ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने समावयवता की खोज करी। तो जब अपन समावयवता पढ़ रहे होंगे तो अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले यही लिखेंगे कि समावयवता वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको जो वैज्ञानिक लेकर आया उसका नाम भी क्या था, वोलर। जैसे ही वोलर ने प्रयोगशाला के अंदर यूरिया का निर्माण किया, वैसे ही विश्व में साइंटिस्टों के बीच में एक कंपटीशन शुरू हो गया कि अब हम भी प्रयोगशाला के अंदर किसका निर्माण करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो अगला कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो कौन सा था, एसिटिक अम्ल। कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था, कोलवे नामक वैज्ञानिक ने। तो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, कोलवे नामक वैज्ञानिक ने
कोलवे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में, कोलवे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। कोलवे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। बना लेना फॉर्मूला। किसका निर्माण किया इसने? एसिटिक अम्ल का। क्लियर है यहां तक की बात? चलो, जो चाउमीन अपन खाते हैं उसमें जो विनेगर डलता है वो विनेगर क्या होता है आपका? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अब अपन। यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, हेडिंग लिखिए सिग्मा एवं पाई बंध की, सिग्मा एवं पाई बंध की गणना, सिग्मा एवं पाई बंध की गणना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें करेंगे जो आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। क्वेश्चन आया था आपके सामने, बेंजीन बना के दे दी थी, इस तरीके से बनाई भी नहीं थी, सिर्फ लिख दिया था बेंजीन, और आपसे पूछा था कि बेंजीन में कुल सिग्मा बंधों की संख्या और पाई बंधों की संख्या बताइए। लिखो क्वेश्चन पहला, कितने? 6 और 3। पहला ही ऑप्शन था जो पूरी तरह गलत था, पहला ही ऑप्शन था। देखो सुनो, मैंने क्या कहा था, पेपर में अगर किसी क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर आए तो अपने दिमाग से सोचना खुद के बारे में, क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? क्या पेपर इतना सरल है? नहीं। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा और जिसको देखते ही आपने तुरंत आंसर दिया, वो आंसर हमेशा ही गलत होता है। इसमें नहीं है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, याद रखो। समझ में आ गई? आंसर है 12 सिग्मा 3 पाई। वो नहीं सजावट करके देगा आपको, कुछ चीजें आते ही मैंने इसीलिए बोर्ड पर लिख दिया था और मिटाया भी नहीं, मैंने कहा आते ही कहूंगा, देखो वो लिखा हुआ। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये देखना जरा, यहां पर कार्बन नहीं है क्या इस जगह? अरे हाँ या ना? और कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हो रही है? 1 2 4 पूरी हो रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब एक इसके पास क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। एक क्या लगा हुआ है इसके पास? हाइड्रोजन। यानी कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन। अब गिनना जरा, कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पाई बंद हैं? और पहला ऑप्शन ही था, पुराना पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना, उसमें पहला ऑप्शन था और लोगों ने देखते ही खुशी के मारे टिक, गोला सबसे पहले काला किया। और मैं फिर कह रहा हूं, पेपर में देख के, जिस क्वेश्चन को देख के आपको प्रसन्नता होगी वो हमेशा आपको मरवाएगा। लिखो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? बहुत बढ़िया, C6H6। क्लियर है? बनाओ, बेंजीन में कुल कितने सिग्मा बंद हैं? 12। और कितने पाई बंद हैं? 3। लिख लेना भैया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। बेंजीन को ना सुंदर सी बनाने की कोशिश किया करो बढ़िया से, क्योंकि बेंजीन में सभी बंधों की बंध लंबाई समान होती है। बेचारे को परेशान मत करना। बेंजीन की खोज किसने करी थी? केकुले ने। ठीक है ना, बेचारे ने मर गया था लास्ट में खोज करते करते, उसकी आत्मा भटकेगी अगर आपने सही से नहीं बनाया तो याद रहेगा कितने सिग्मा बंद है? 12। कभी भी 6 नहीं करेंगे। कितने पाई बंद है?
याद रहेगी यहाँ तक की बात? अच्छा, एक नया क्वेश्चन, जब बेंजीन चल रहा है तो हल्का सा बेंजीन के बारे में बात कर लेते हैं। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई कितनी होती है? आता है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई कितनी होती है? तो आंसर जाता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो लिखो इस पॉइंट को, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कार्बन बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई बंध की बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। चलो बेंजीन, चलिए तो एक और बात कर लेता हूं मैं आपके साथ, ठीक है? देखना जरा, ये मैंने आपके सामने बनाई बेंजीन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ, आप सबने सुना है कि बेंजीन में ऑर्थो होता है, बेंजीन में मेटा होता है और बेंजीन में पैरा होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कितने अच्छे हो। आंसर बताओ, कितने ऑर्थो होते हैं? नहीं होता है। आप कह रहे हो होता भी है और नहीं होता है। चलो बताओ फिर भी, सोचो किसको कितने ऑर्थो लगते हैं इसमें? दो ऑर्थो और मेटा, दो मेटा, एक मेटा, पैरा। बेंजीन में ना ऑर्थो होता है, ना मेटा होता है, ना पैरा होता है। बेंजीन बेंजीन होती है, बेंजीन को छेड़े नहीं, बेंजीन को छेड़खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, बेंजीन में कोई ऑर्थो नहीं होता, कोई मेटा नहीं होता, कोई भी पैरा नहीं होता। ये आंसर बिल्कुल सही है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर आपको किसी बुक में मिले कि बेंजीन में ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, तो तुरंत बुला के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा भैया। तकरीबन 60 करोड़ रुपए मिलते हैं शायद, ठीक है? सुनो मेरी बात, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। मैं एक की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, फिर अपन जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम आएगा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु। अगर मैं इसमें से इस हाइड्रोजन को निकाल दूं, किसको निकाल दूं? हाइड्रोजन को, और इसको निकालकर इसकी जगह कोई समूह जेड जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? जेड। तो यहां से ये एच हट जाएगा और एच की जगह क्या आकर लग जाएगा? जेड। जेड का मतलब कोई भी समूह हो सकता है। जेड की जगह मैं एल्कोहल भी, मतलब ओ OH भी ले सकता हूं, मैं NH2 भी ले सकता हूं, OH लेता हूं तो फिनॉल बनेगा, NH2 लेता हूं तो एनिलीन बनेगा। बात करेंगे, देखो ये जो जेड यानी कि जो समूह जिस पोजीशन पर आकर जुड़ा है, जिस स्थिति पर आकर जुड़ा है, हाइड्रोजन को हटाकर, उस स्थिति को बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं उसको? IPS है इप्सो, बोलो एक बार। इप्सो के सापेक्ष जो सबसे पहले होता है वो कहलाता है ऑर्थो, ऑर्थो के बाद जो आता है वो, और मेटा के बाद जो आता है। तो पहली बात याद रखेंगे कि बेंजीन के अंदर कोई ऑर्थो नहीं है, कोई मेटा नहीं है और कोई, बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह में कोई समूह लगा देता हूं, कोई ग्रुप लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? कोई ना कोई समूह या फिर ग्रुप। वो समूह जिस स्थिति पर आकर लगता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो भैया, इप्सो। इप्सो के सापेक्ष पहली वाली स्थिति, ऑर्थो के सापेक्ष और मेटा के सापेक्ष। क्योंकि जब अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे, अनुनाद पढ़ रहे होंगे, तब अपन इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि अनुनाद प्रभाव केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य करता है, ये कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य। यहां पर ना कोई ऑर्थो है, ना कोई मेटा है, ना कोई पैरा है, लिख लो। याद रखना, जब इप्सो आएगा तभी ऑर्थो मेटा पैरा आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लिख रहे हो तो लिख लो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 मेथेन। मेथेन में आपको कैलकुलेशन करना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों का। चार सिग्मा और देखो कैसे बनाया आपने, कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो आपने ये 4 बना दिए। क्लियर है यहाँ तक की बात। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। क्लियर है। एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये साझा किया सहसंयोजक बंध, ये साझा किया सहसंयोजक बंध, ये साझा किया सहसंयोजक बंध, और ये पहला बंध हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बंध कितने हो गए आपके पास, 4। क्या कोई भी पाई बंध है, तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, और ये आपकी 4 कंप्लीट। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ये कौन सा है, पहला बंध सिग्मा बनेगा, सिग्मा के बाद कौन सा बनेगा, पाई। ये कौन सा है, सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 4 5, सिग्मा बंध तो क्या कितने हैं आपके, 5, और पाई बंध 1। एक यहाँ पर अपन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अपने सिलेबस में अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाएं देखी जाए तो 4 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, देखो नाम को समझो, योगात्मक का मतलब है कुछ ना कुछ आकर क्या होगा, जुड़ेगा। क्लियर है। जैसे सपोज दैट मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास में 2 स्टूडेंट और अंदर आ गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई, योगात्मक, क्योंकि आकर जुड़ गए ना, वो 2 स्टूडेंट बढ़ गए। अगली पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अभी कोई आए मुझे हटा के वो पढ़ाने लग जाए, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी होती है आपकी विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन का मतलब क्या है, इस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं, 4 स्टूडेंट उठकर बाहर चले गए, यानी कि अंदर से कोई ना कोई अणु परमाणु समूह निकलकर कहां चला गया, बाहर चला गया, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाई आपकी, विलोपन अभिक्रियाएं। अगली होती है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पुनर्विन्यास अभिक्रिया का मतलब क्या है कि आप आए क्लास में, आके अपने हिसाब से विन्यासित हो गए, विन्यासित का मतलब अरेंज हो गए। फिर मैं आया तो मुझे बढ़िया नहीं लगा कि आप ऐसे बैठे हो, मैंने आपको उठाया और उठा के अपने अकॉर्डिंग बिठा दिया, तो आपको मैंने क्या कर दिया, पुनर्विन्यास। न तो कोई अंदर से कहाँ गया, बाहर गया, न कोई बाहर से कहाँ आया, अंदर आया। कौन सी अभिक्रिया कहलाई, समझ में आ गई, वर्ड तो समझ में आ गए। योगात्मक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ आकर क्या होगा, जुड़ेगा। प्रतिस्थापन में एक हटेगा दूसरा आएगा, विलोपन में अंदर से, और पुनर्विन्यास में न कोई अंदर से बाहर न कोई बाहर से अंदर, सब अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी। अब देखो सुनो ध्यान से, ऐसे यौगिक, अपवाद बाद में बताऊंगा, ऐसे यौगिक जिनमें पाई बंध उपस्थित होते हैं। कौन से यौगिक, जिनमें पाई बंध उपस्थित होते हैं। अगर यौगिक के अंदर एक भी पाई बंध उपस्थित है तो ऐसे यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, पहचान लोगे आसानी से। और ऐसे यौगिक जिनमें सारे बंध सिग्मा बंध होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड हैं, बहुत काम आएंगे अपने। ऐसे यौगिक जिसमें सारे बंध कौन से होते हैं, सिग्मा बंध, कौन से यौगिक कहलाते हैं आपके, संतृप्त यौगिक। लेकिन अगर एक भी पाई बंध आ जाए तो वो यौगिक कैसा होता है, असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, अभिलाक्षणिक शब्द का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कार्य जो हर परिस्थिति में होगा ही होगा। समझ में आ गई। सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात चक्रवात कोरोना कुछ भी हो जाए, वो काम तो होकर ही क्या रहेगा, होकर ही रहेगा। इसका मतलब वहां पर कौन से शब्द का उपयोग करते हैं अपन, अभिलाक्षणिक, याद रहेगा। असंतृप्त यौगिकों की, असंतृप्त यौगिक पहचान लोगे जिसमें क्या प्रेजेंट है, असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। कौन सी होती हैं, जैसे देखो अब आपका आंसर अपने आप निकलेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जैसे आपने खूब पढ़े कार्बोनिल यौगिक,
कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिक। 12th क्लास पास करी है अपन ने, बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। बताना पहला बंध कौन सा है? पहला बंध सिग्मा, और दूसरा पाई बंध होते ही ये कैसा हो गया? और असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, बोलो बोलो, योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन। तो आपको कंपाउंड को देख के, यौगिक को देख के पहचान में आना चाहिए कि कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। रटने की जरूरत नहीं है कि अपन रट्टे लगा रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक योगात्मक अभिक्रिया देता है, योगात्मक देता है, योगात्मक, और लास्ट में जाके कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन नहीं है, अपन सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। बस आप पहचानना सीखो, कंसेप्ट पर जोर लगाएंगे अपन। पहचान लोगे आसानी से। तो लिखा दूं मैं, ये वाला लिख लिया क्या आप सभी ने? नहीं लिखा? बताओ भाई पीछे वालों। लिखो स्टेटमेंट, काम आएंगे आपके सारी चीजें। लिखो, जब किसी यौगिक में, जब किसी यौगिक में, जब किसी यौगिक में एक भी पाई बंध, जब किसी यौगिक में एक भी पाई बंध उपस्थित होता है, एक भी पाई बंध उपस्थित होता है, तो उस यौगिक को, तो उस यौगिक को असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो उस यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तथा तथा असंतृप्त यौगिकों की, तथा असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक, कैरेक्टरिस्टिक, तथा असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक ब्रैकेट में लिखना। अभिलाक्षणिक शब्द का मतलब क्या होता है? अनिवार्य रूप से प्रदर्शित। अभिलाक्षणिक ब्रैकेट में लिखना, अनिवार्य रूप से प्रदर्शित। अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक, एडिशन रिएक्शन, अभिक्रियाएं, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। याद रहेगी ये वाली बात आपको। बस कंपाउंड को पहचानना। जैसे मैंने आपके सामने, लिखना मत आप, है ना, टाइम आने पर मैं अपने आप लिखाऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने साइनाइड लिख दिया, क्या लिख दिया आपके सामने? साइनाइड। और आपसे पेपर में पूछ लिया उसने कि बताओ साइनाइड कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा, उसके बाद क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब ये कंपाउंड कैसा है? असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। और असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी हो गई? समझ में आ गई यहां तक की बात? जैसे मैंने आपको एल्कीन दिया, ये एल्कीन ही तो है। एकल बंध वाले एल्कीन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। जैसे ही यहां पर मैंने आपको एल्कीन दिया, तो एल्कीन में आपको कौन सा बंध दिखा? पाई बंध। पाई बंध का मतलब ये कैसा यौगिक है? इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया देगा? पहचान लोगे आसानी से, रट्टे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। अपन तो सिग्मा पाई गिन रहे थे, सही से गिनेंगे इस बार। चौथा क्वेश्चन, इतनी जल्दी क्या है? 2 सिग्मा 2 पाई, आवाज आई थी? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या स्ट्रक्चर है? एच सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा? सिग्मा, पाई और पाई। तो आंसर क्या जाएगा? कितने सिग्मा है? 1 2 3। और कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है।
सर्दियों के कपड़े रखते हैं जब अपन घरों में उठा के, तो उनके अंदर किसकी गोलियां डाली जाती हैं? कपूर की। सबको पता है कपूर की गोलियां डाली जाती हैं। और कपूर की गोलियों के अंदर नेफ्थलीन होता है। क्या होता है आपका? लेके आओ ना तो उस पर लिखा रहता है, पढ़ लेना उस पर, देखना जरा। सिग्मा और पाई बंद गिनने हैं आपको आराम से। फिर से कह रहा हूं, प्लीज कोई जल्दबाजी न करें। ये लो, बीस सिग्मा। चलो रोजाना आ रहे हैं सिग्मा 20। हाँ भाई और बताओ, मैं नहीं कह रहा 20 आंसर सही है, हो भी सकता है नहीं भी, आप बताओ। पाई 5। कितने कितने सिग्मा? 19 सिग्मा। कितने सिग्मा? 19। अभी तो 20 आ रहे थे। 5 पाई। करो भैया करो सॉल्व। 19 सिग्मा 5 पाई। 19 सिग्मा 5 पाई। तो भैया 20 सिग्मा वाला चेक करो दोबारा से कि कहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा गिन दिया हमने। देखना जरा एक बार, करें सॉल्व इसको एक बार। चलो सबसे पहले एक काम करूं मैं, कार्बनों के पास हाइड्रोजन लगा लेता हूं। पेपर में वही नहीं लगा के देता वो, और वही अपन से गलती होती है। इस वाले कार्बन की संयोजकता देखना, 1 2 3 ही तो पूरी हो रही है। यहाँ पर एक क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये बता दो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? 1 2 3 4। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। पाई बंद गिनने में किसी को भी समस्या नहीं आई होगी। 1 2 3 4 और 5। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 5। सिग्मा काउंट करना शुरू करते हैं। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक इसको ले लूँ साथ में, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितने सिग्मा बंद हैं इसके अंदर? 19। और पाई बंद कितने हैं? 5। नेक्स्ट जिन्होंने लिख लिया वो नेक्स्ट CO2 करना। बना लिया ना ये तो आसानी से। कार्बन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। ऑक्सीजन के भाइतम कोश में, ऐसे मत करो, ऑक्सीजन के भाइतम कोश में 1 2 3 4 5 6। अष्टक का नियम कितना कहता है कि 8 होने चाहिए। तो ये साझा करेगा और ये साझा करेगा। साझा करने के बाद इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का समान अधिकार हो जाता है। 2 2 4। एक बंध को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका अष्टक पूरा हो गया। ऐसे ही ये ऑक्सीजन भी आकर जुड़ जाएगी और इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। ये सिग्मा और ये पाई। तो कितने सिग्मा है और पाई कितने हैं? 2। चलो कर लिया ये वाला, आसान हो गया अब तो करना। अच्छा इसको दोबारा बताऊं कैसे बनाया मैंने? सिग्मा पाई गिनना बताऊं या स्ट्रक्चर बताऊं? देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन के भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। और जो ऑक्सीजन होता है, ये रहा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 बना लिया।
अष्टक का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक को स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अब देखो इसके पास 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दूं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये खूब बढ़िया राजी हो जाएगा। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मैंने बताया था ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन मेरा है और एक इलेक्ट्रॉन आपका है, तो बनने वाला बंध कौन सा बंध कहलाएगा? सहसंयोजक बंध। बन गया सहसंयोजक बंध। क्लियर है? साझा कर लिया। ऐसे ही इन्होंने साझा कर लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। क्लियर है? सेम कहानी। अब देखना इसके पास 1 2 3 4 बंध बनने के बाद इलेक्ट्रॉनों पर, शाबाश, 1 2 3 4 बंध बनने के बाद इलेक्ट्रॉनों पर समान अधिकार होता है दोनों का। तो 2 और 2 4, 5 6 7 8, इसका अष्टक क्या हो गया? पूरा। सेम यहां पर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, सिग्मा और पाई। CO2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अपने काम में आती है। अपन हमेशा ऐसे देखते हैं कि जिसके पास कार्बन है वो यौगिक कौन सा यौगिक होगा? कार्बनिक यौगिक होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन CO2 एक अकार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक। देखो भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करके भेजा है। हम रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। हम श्वसन में हमारे शरीर में क्या बनती है? CO2 बनती है। सब मानते हो इस बात को? सोचो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में, पहली बात तो कार्बनिक का आधार 2 गुण बताए थे, कौन कौन सा? चतुर संयोजकता, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला बनाने का गुण। इस CO2 के अंदर श्रृंखलन बनाने का गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको अकार्बनिक माना जाता है। अगर CO2 के अंदर श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता तो क्या ये हमारे शरीर से बाहर निकल पाती? क्या हमारे शरीर में जुड़ जाती और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जगह पूरी तरह से कौन बढ़ जाता? CO2 बढ़ जाता। देखो सुनना, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है, कहीं भी लिख लो स्टार बना के। CO2 एक अकार्बनिक, CO2 एक अकार्बनिक अणु है। CO2 एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक अणु है। रीजन लिखेंगे क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है। अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से, याद रहेगी, बहुत पूछा जाता है CO2, और अपन कार्बन देखते ही ऑप्शन सबसे पहले, फिर कह रहा हूं जहां खुशी हुई वहां दिक्कत हुई। खुश हुए, आपको नजर लगी, खुश हो होना ही नहीं है, अंदर चाहे कितनी भी खुशी चल रही हो, फेस पे ऐसे ही दिखाना है कि हम परेशान हैं। ठीक है ना? अब सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं अगर मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अपन कई बार पढ़ते हैं, आपने खूब पढ़ा है कि बंद कमरे में अंगीठी जला के सो गया, सुबह सुबह तक काम हो लिया। होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा अणु है? कार्बनिक अणु है, और कार्बनिक अणु है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर किसका गुण है? श्रृंखलन का। हमारे शरीर के अंदर एक बार घुस गया तो फिर लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसने क्या बना ली? भगवान समझदार है, हर काम इस पृथ्वी पर जो भी काम होता है ना, बड़ी समझदारी के साथ होता है। ठीक है ना? उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। तो आज का ये हो गया, कल के लिए होमवर्क दे देता हूं आपको। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन के हलाने हैं बेंजोइक अम्ल में। सिग्मा बॉन्ड कुछ कह रहे हो, और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके लाने, कल का क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे।